Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part for 11th standard chapter number 2 structure of atom. Here I would like to explain the next part dual nature of matter. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर ले रहे हैं उसमें नेक्स्ट पार्ट है मेरा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. According to Einstein, light can behave as a wave as well as a particle. आइंस्टाइन हमें बताया था कि जैसे लाइट का बिहेवियर एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह भी होता है, बराबर है. उसने उस प्रोटॉन को जैसे बोला था उस हिसाब से कि जो पार्टिकल नेचर का है और लाइट इसी तरह से रेडिएशन में वो वेव्स तरह से भी देता है. In 1924, de Broglie suggested that all the microscopic materials जैसे proton, electron, atoms, molecules also have dual natures, means they behave as a particle as well as wave. 1924 में डी ब्रोग्ली ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जैसे प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनमें भी इस तरह का ड्यूल नेचर होता है कि वो पार्टिकल और वेव तरह से बिहेव कर सकते हैं. और उन्होंने अपना एक खास स्टेटमेंट भी दिया कि ऑल मटेरियल्स पार्टिकल इन मोशन पजेसेस वेव कैरेक्टरिस्टिक. जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स है, राइट, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, एटम्स, ये सभी जब मोशन में होते हैं तो उनमें वेव तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो वेव तरीके से बिहेव करते हैं. अकॉर्डिंग टू डी बोर्गलिन द वेवलेंथ एसोसिएटेड लैम्बडा, वेवलेंथ है, विथ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन p. अब डी ब्रोग्ली ने पहले तो आइंस्टाइन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद 1924 में डी ब्रोग्ली ने अपना बोला कि बहुत सारे से पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये वर्ड याद रखना, जो अपना दोनों तरह का नेचर देते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव. उसने तो डायरेक्ट बोल ही दिया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जो मोशन में होते हैं वो वेव कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं. उसने एक खास उसका एक इक्वेशन भी दे दिया कि कैसे वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को आपस में रिलेट किया जाए. तो उसके लिए उसने खास डी ब्रोग्ली इक्वेशन दे दिया. और वो इक्वेशन था कि जब कोई भी पार्टिकल एक अपनी वेवलेंथ लैम्बडा के साथ होता है और वो मास m और वेलोसिटी v से जब घूमता है तो उनका रिलेशन ऐसा होगा. व्हेनेवर एनी पार्टिकल having a wavelength lambda is moving with a mass m and velocity v is in a relation lambda is equal to h upon v. बराबर है, आप समझिए. और h mv is a product of mass and velocity और उसको मोमेंटम बोलते हैं. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहाँ पे p मोमेंटम है आपका. देख लीजिए, h is Planck constant, p is the momentum of the particle which is product of mass and velocity. The waves associated with material particles are called matter waves और de Broglie waves. इसी वेव को जो मटेरियल पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आपका पता है, पार्टिकल नेचर बताएगा, राइट, मास और वेलोसिटी, लैम्बडा बताएगा उसका वेवलेंथ, वेव नेचर. तो इसको ही डी ब्रोग्ली वेवलेंथ वेव्स बोला गया या मैटर्स वेव्स बोला गया. अब नेक्स्ट आता है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा. क्या हेसेनबर्ग ने इसके बाद का एक स्टेटमेंट है. 1924 में तो ये सब डी ब्रोग्ली का हो गया. 1927 में हेसेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल आगे रखा जिसको हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया है. क्या था इस प्रिंसिपल के हिसाब से? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. ठीक है भाई, ड्यूल नेचर वाला आ गया जो डी ब्रोग्ली मैटर वेट आपका वेव्स था या फिर मैटर वेव्स था, उसके हिसाब से तो दोनों नेचर होते हैं.
लेकिन हेसनबर्ग ने बोला कि जब कोई एक पार्टिकल मोशन में होता है तब उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों चीज़ें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ ढूंढना, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से ढूंढना पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कभी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मोशन में होगा तो साइमल्टेनियसली आप उसका मोमेंटम या पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे। और इसी को उसने बोला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब दोनों को एक साथ ढूंढना पॉसिबल नहीं है, वो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जब वो मोशन में होंगे। और इन दोनों का प्रोडक्ट एक तो ग्रेटर आएगा या इक्वल टू आएगा h/4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या है इक्वेशन। तो देख लीजिए, जो ग्रेटर दैन इक्वल टू मीन्स कि प्रोडक्ट जो है डेल्टा ई एक्स और डेल्टा पी वो कैन बी आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू h/4 पाई। इट कैन नेवर बी लेस दैन 4/h/4 पाई। मतलब जब भी अनसर्टेनिटी आप पोजीशन और मोमेंटम इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा h/4 पाई से ग्रेटर दैन होगा या इक्वल टू होगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है, डेल्टा एक्स स्मॉल मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, राइट। इसका मतलब स्मॉल है, मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर एक्यूरेटली। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्मॉल है, मतलब हम उस पार्टिकल की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा पी विल बी लार्ज। अगर एक चीज़ स्मॉल है तो दूसरी चीज़ बड़ी होगी, मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी मोर। मतलब हम उसका मोमेंटम नहीं मेजर कर पा रहे एक्यूरेटली। अगर उल्टा है, डेल्टा पी इज स्मॉल मीन्स मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज मेजर एक्यूरेटली, हम उस पार्टिकल का मोमेंटम बहुत एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे, तो डेल्टा एक्स विल बी लार्ज। मतलब आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़्यादा होगा, मीन्स देयर विल बी लार्ज अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेसनबर्ग का उसका एक्सप्लेनेशन, जो आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई दिया है। उसका मतलब है अगर एक चीज़ हम डेल्टा एक्स स्मॉल है मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि हम उसका जो पोजीशन है वो बहुत एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं, तो डेल्टा पी आपका लार्ज होगा, मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा पी स्मॉल है तो इसका मतलब हम उस पार्टिकल का मोमेंटम बहुत एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा एक्स लार्ज होगा, मतलब उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज़्यादा होगी। ये हो गया आपका हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आगे का क्या दिया है कि देख लीजिए, if the position of the particle is measured accurately, there will be more error in the measurement of momentum. Conversely, if momentum is measured more accurately, the position will not be accurately known. बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होगी उसकी मोमेंटम की मेजरमेंट में। और उसका उल्टा, अगर मोमेंटम हम अगर एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे तो पोजीशन हम एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाएंगे। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई, और उसी को हमने देखा है डेल्टा पी मोमेंटम होता है जिसमें m इंटू वी, लेकिन m तो कांस्टेंट है तो डेल्टा v ले सकते हैं, तो डेल्टा x इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई। m को इधर शिफ्ट कर दो, डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई m। मीन्स
The position and velocity of an object cannot be simultaneously known with accuracy. इसी का मतलब हुआ कि किसी भी पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी हम साइमल्टेनियसली विथ एक्यूरेसली नहीं जान पाते. अब in order to determine the position of an electron, we must be use meter stick calibrated in units of smaller than the dimension of electron. अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जाननी है तो हमें इस तरह के मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे उसके मेजरमेंट के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटे हो. राइट अगर आपको बहुत सारे, जैसे हम उसकी अगर पोजीशन जाननी है तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम उसकी पोजीशन जानना चाहेंगे तो उसके यूनिट्स में इस तरह से होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से वो छोटे होने चाहिए. टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन्स वी इल्यूमिनेट इट विथ लाइट हैविंग वेवलेंथ स्मॉलर दैन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हम इस तरह का लाइट यूज़ करेंगे जिसका डायमेंशन, मतलब उस लाइट का वेवलेंथ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटा होना चाहिए. ठीक है भाई, हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है तो नेचुरली हम लाइट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करने के लिए. तो उस लाइट का वेवलेंथ जो होगा वो छोटा होगा दैन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द हाई मोमेंटम photons of such light would change the energy of electrons by collision, and thus in this process we would be able to calculate the position of the electron but would know very little about the velocity of the electron after collision. देखिए इसका मतलब क्या है. अगर हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हम ऐसा लाइट यूज़ करेंगे जिस लाइट की वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटी होगी. ठीक है, तो हाई मोमेंटम फोटॉन्स ऑफ सच लाइट, देखो वेवलेंथ छोटी है तो नेचुरली उसका जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा. राइट, वेवलेंथ छोटी है तो मोमेंटम ज़्यादा है. सपोज उस फोटॉन का h/λ मतलब वेवलेंथ कम होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा आएगा. तो ज़्यादा मोमेंटम वाला वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जब वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा तो नेचुरली उस लाइट के प्रोटॉन्स का कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर. तो वो अब लेस वेवलेंथ का है वो लाइट या वो प्रोटॉन, तो नेचुरली उसका मोमेंटम ज़्यादा है क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ. लैम्बडा कम है, इसका मतलब h/λ ये ज़्यादा होगा, मीन्स उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उस प्रोटॉन का जो लाइट में है, जो अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर रहा है. और उसकी वजह से, उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी. एंड दस इन दिस प्रोसेस we can able to calculate the position of the electron, but very little we can know about the velocity of the electron. तो देखिए बिल्कुल सिंपल बोला मैंने. क्यों हमें उस लाइट जो हम इलिस्ट्रेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी वेवलेंथ कम लेनी चाहिए देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसका रीज़न है, जब उस लाइट को, मतलब उस प्रोटॉन को हम इलिस्ट्रेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, राइट, तो उस लाइट का मतलब जिसमें अंदर प्रोटॉन्स है उसका आप देखोगे वेवलेंथ लेस होना चाहिए, तो नेचुरली उसका मोमेंटम ज़्यादा आएगा. और ऐसा लाइट जब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप इलिस्ट्रेट करते हो तो उसका कोलिजन होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. और इस पोजीशन में, इस प्रोसेस में क्या होता है, वो हाई मोमेंटम वाला प्रोटॉन्स का लाइट उस इलेक्ट्रॉन की क्या चेंज कर देगा, आप समझोगे, वी विल एबल टू कैलकुलेट, एनर्जी चेंज करेगा, राइट. और प्रोटॉन्स वाला लाइट जब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा जो हाई मोमेंटम वाला है और कम वेवलेंथ वाला है, तो उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी और हम इस प्रोसेस में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं.
लेकिन उसका वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बहुत कम जान सकते हैं। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स जो था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। क्या व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ? क्या है भाई? आपने तो बोल दिया मैम कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, राइट, कि भाई हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोई भी पोजीशन या उसका वेलोसिटी या मोमेंटम जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का दोनों एक साथ नहीं मेजर कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। अगर एक चीज़ मेजर होती है तो दूसरी चीज़ में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो उसका डेली लाइफ में क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स रूल्स आउट द वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रपोज बाय बोहर्स। सबसे पहले तो बोहर ने जो बोला था कि भाई इन एन एटम देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये वाली जो उसकी खुद की एक रूल्स था जो बोर्स ने दिया था, उसको डायरेक्ट खारिज करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों? दिस इज बिकॉज फॉर ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन it is not possible to determine simultaneously the positions and velocity at any moment with a good degree of precision. So it is not possible to talk about well defined circular orbit of the electron. क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं उसका हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम नहीं ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पे तो बोहर डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई इन एन एटम देयर इज एट द सेंटर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो हम उसकी मोमेंटम भी ढूंढ पा रहे हैं और उसकी पोजीशन भी ढूंढ पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया, उसको बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी एक अच्छी प्रिसीजन मतलब एक एक्यूरेसी से हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। और इसीलिए ऑल जितने भी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब this is not due to the lack of sufficiently refined techniques but due to the fact that we cannot observe microscopic things without disturbing them. Thus we cannot design an experiment to obtain an accurate values of both the position and momentum of microscopic level. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने डायरेक्ट नकार दिया उस बोर्स के बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो मोमेंट थी आपके इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस। इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास इसे हाईली बिल्कुल जो रिफाइंड टेक्निक बिल्कुल बहुत पावरफुल टेक्निक नहीं, इसकी वजह से नहीं। लेकिन ऐसा फैक्ट है कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे उस पे लाइट जब उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर गिरेगा तो नेचुरली वो लेस वेवलेंथ का होगा, लोअर वेवलेंथ का होगा, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो वो जब लाइट उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलिस्ट्रेट होता है तो उस प्रोटॉन्स का हाई मोमेंटम वाले का कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब हम कभी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख पाते जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो नेचुरली अगर उसकी पोजीशन देखनी है तो उसका मोमेंटम अनसर्टेनिटी हो जाएगा। तो वी कैन डिज़ाइन, हम डिज़ाइन ही नहीं कर पाएंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट कि हमें दोनों उसकी पोजीशन और मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक साथ एक्यूरेटली मिलेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर हम बहुत हाई टेक्निकल पावर वाला जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो नेचुरली लाइट जब हम उसके ऊपर गिराएंगे तो वो लाइट
आप देखोगे कि भाई उसका जो होगा मोस्टली लोअर वेवलेंथ का होगा और हाई मोमेंटम का होगा। जब वो उसके ऊपर कोलिजन करेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेचुरली गिरेगा, तो नेचुरली उसका कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ और नेचुरली वो उसकी एनर्जी चेंज कर देगा। तो हम कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे जिसमें हम दोनों चीज़ें पोजीशन और मोमेंटम कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाए। हम अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है तो उसे हमें डिस्टर्ब करना ही पड़ता है। मीन्स पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली एक साथ डिटरमाइन नहीं हो पाएंगे। इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में दिस प्रिंसिपल का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज वी केम अक्रॉस ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच वी कैन ऑब्जर्व विथ नेकेड आई विदाउट altering their position. This is because during interaction both the object and measuring device changes the position and velocity which are negligible. देखो भाई, इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारे डेली लाइफ में कोई भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, राइट। मतलब हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं और उन ऑब्जेक्ट को हम हमारी आँखों से देख सकते हैं, बराबर है। और जब हम जैसे मैं ये पेन है, मैं उसको देख रही हूँ तो उसकी पोजीशन मुझे पता चल गई, लेकिन उसका मोमेंटम भी मुझे पता चल रहा है, राइट, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं। विदाउट अल्टरिंग देयर मोशन, उसका मोशन नहीं चेंज होता, क्योंकि देख रही हो तो मेरा देखने के बाद नेचुरली लाइट उसके ऊपर गिरेगा, लेकिन उस लाइट की वजह से उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के बीच में और मेरी आँखों के लाइट के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से इसकी पोजीशन और वेलोसिटी में बहुत कम निग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन डेली लाइफ में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से अपना इंटरेक्शन होता है और उस चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, और जब देखते हैं तो उसका कोई मोशन चेंज नहीं होता, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का और मेजरिंग डिवाइस, मतलब हमारे आँखों के लाइट का जो मेजरिंग डिवाइस है, इनका जब इंटरेक्शन होता है तब उसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी में कोई बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन, अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो इफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाई, अगर मैं अनसर्टेनिटी अप्लाई करती हूँ किसको, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को। देखो, इफ आई अप्लाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, delta x and delta v comes out of the order 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करती हूँ तो h/4πm, देख लीजिए h का वैल्यू रख दिया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻34, 4 पाई का वैल्यू 3.14, मास 9.11 इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 kg, और इन सब का जब किया तो वो आया 5.78 10⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब सोचिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट आप देखोगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, दिस मीन्स कि इफ वन ट्राइज टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, से अनसर्टेनिटी ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। चलो मैं इन दोनों का मतलब आपको समझ के दिखाती हूँ। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस वन। चलो दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट इतना है। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड करना चाहता हूँ तो नेचुरली सेज एंड अनसर्टेनिटी कितना आएगा। सपोज कि भाई उसका पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम का है। मीन्स if one tries to find exact position of electron and suppose वो exact position है 1 × 10⁻8 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस लिखते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो दे दी कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन उसकी इतनी है,
तो डेल्टा वी इज इक्वल टू देख लीजिए 5.78 10⁻⁵, और 1 इंटू 10⁻8 लिखो तो वो लगभग कितना आता है 5.78 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर उसकी पोजीशन इतनी अनसर्टनिटी देखिए 10⁻8 है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो नेचुरली हम उसका मोमेंटम, उसका वेलोसिटी जो है वो बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अगर एक अनसर्टनिटी बहुत स्मॉल होता है, आप देखिए उन्होंने अनसर्टनिटी पोजीशन बोला है और 1 एंगस्ट्रॉम जितना दिया है, बहुत छोटा है, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमने डाल के देखा तो अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम उसको बहुत एक्यूरेटली उसकी वेलोसिटी ढूंढ पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरा बोलती हूँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू मास, मैं कैसे मास को 10⁻6 kg बराबर है, मतलब आप देख लीजिए इस वाले ऑब्जेक्ट को अप्लाई करती हूँ तो h/4πm, देख लीजिए m यहाँ पे ले लीजिए a वाला, तो वो लगभग आता है 5.27 10⁻29 मीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे मिलीग्राम साइज है, हेवियर में बहुत छोटा है, देख लीजिए 10⁻29 कहा जाएगा, मीन्स द वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी फॉर मिलीग्राम साइज और हेवियर एक्सट्रीमली स्मॉल, अनसर्टेनिटी ऑफ सच स्मॉल वैल्यूज हैव नो सिग्निफिकेंस। और आप सोचिए कि जब आप अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अगर मैं इस तरह की मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए लेती हूँ तो उनका आप देखिए कितना आता है 10⁻29, जो बहुत स्मॉल है और ऐसे का कोई सिग्निफिकेंस, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब ये बड़ी लार्ज चीज थी किसके कंपेयरिंग में, इसके कंपेयरिंग में। आप देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, और जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लेते हैं मिली माइक्रोन का, माइक्रो का लेते हैं, मिली माइक्रोन का देख लीजिए, मिलीग्राम्स का 10⁻6, मतलब उसकी कंपेयरिंग में बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिनका प्रोडक्ट बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल आ रहा है, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। तो आशा करती हूँ मैंने आज जो आपके टॉपिक लिए हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर्स, उसके बाद उसी का मैंने आपको लिया कि भाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसका फिजिकल्स जो सिग्निफिकेंस था, तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना and share to maximum students. Thank you for seeing my video and please subscribe it and share to maximum students. Thank you.